ठीक है, क्या है क्वेश्चन देखिए, दो वेक्टर्स हैं। इस बार ये जो वेक्टर है ये आपको 3i कैप प्लस 2j कैप इस फॉर्म में लिखा हुआ दिख रहा है। बेसिकली ये क्या है, बेस वेक्टर्स है। तो हमने वेक्टर्स को बेस वेक्टर के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका क्या मतलब वो यहाँ पर हमने कल समझा। तो दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी, दोनों बेस वेक्टर्स के फॉर्म में गिवन है। आपको यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है किसका, ए माइनस बी के अलोंग, ए माइनस बी वेक्टर के अलोंग आपको यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। ये आपको दो वेक्टर्स गिवन थे ए एंड बी, देन हमें यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, वो भी ए माइनस बी के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर आपके सामने मान लिया कि लेट ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर, ऐसा मैंने एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर a माइनस बी फाइंड आउट कर सकता हूँ। मैंने a की वैल्यू रख दी 3i कैप प्लस 2j कैप, b की वैल्यू रख दी 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। बेसिकली मैंने क्वेश्चन ये इस पर्पज से लिया हुआ है कि इस क्वेश्चन को आप जब देख रहे हैं तो आप बेस वेक्टर्स के बीच में कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये भी सीखेंगे। ठीक है ना, तो a की वैल्यू b की वैल्यू दोनों वैल्यूज मैंने ली हुई। ठीक है, अब मैं इसको लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, ये बनेगा। करेक्ट है ना, ये है 3i कैप यस सर। 2i कैप, सिंपली 3i कैप माइनस 2i कैप i कैप बनने वाला है। मतलब i का i के साथ प्रोसेस हुआ है ना, i के साथ एडिशन हुआ है। यहाँ पर है ये j, ये है j, तो 2j माइनस 3j सो माइनस j कैप बनने वाला है। करेक्ट है। इसी तरह से यहाँ पर है ये देखो k कैप, और यहाँ पर k नहीं है तो इसको ऐसे अज्यूम कर सकता हूँ मैं कि यहाँ पे लिखा है 0k कैप, एक ही बात है ना। तो मतलब अगर यस सर। देखें तो उसके बेसिस पे k वाला k के साथ ऐड होगा तो ये बनेगा सिंपली k कैप। ये मिला है मुझे वेक्टर c। कोई वेक्टर है वेक्टर c जिसकी वैल्यू मुझे यहाँ पे दिख रही है। मुझे क्या निकालना है, मुझे तो यूनिट वेक्टर निकालना है। हाँ बेटा बोलो। सर ये माइनस के कैप प्लस के कैप में कैसे कन्वर्ट हो गया? अरे ब्रैकेट ओपन करोगे ना, यस ब्रैकेट सर, नहीं है यहाँ, यस सर, सॉरी। यहाँ नेगेटिव नहीं था। ठीक, ठीक है, माइनस i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, ये वेक्टर c मैंने लिखा हुआ a माइनस बी के इक्वल है। मुझे निकालना है यूनिट वेक्टर। तो अगर मैं वेक्टर c का ही यूनिट वेक्टर निकाल दूं तो इसका मतलब क्या हुआ, वेक्टर c a माइनस बी के ही तो अलोंग है, a माइनस बी का ही तो रिजल्टेंट है ना। तो इसी के अलोंग, इसी के अलोंग ही तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर मिल जाएगा मुझे। तो बेसिकली मुझे और कुछ नहीं करना, मुझे वेक्टर c का ही यूनिट वेक्टर निकाल देना। और यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको शायद जब यूनिट वेक्टर बताया था तो मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा था, कैसे निकालते हैं ये तो नहीं बताया था, बट मैंने आपको एक्सप्रेशन बताया था कि किसी भी वेक्टर को उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, देन व्हाट यू गेट इज द यूनिट वेक्टर। याद आया किसी को? आप नोट्स देख सकते हैं अपने, यस सर। जब मैंने आपको टाइप्स बताए थे वहां पर यूनिट वेक्टर के अंदर मैंने ये सेम चीज लिखाई। किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, यूनिट वेक्टर मिलेगा। तो सिंपली वेक्टर सी क्या है ये तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड क्या है ये मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा है। अगर ये है वेक्टर तो इसका मैग्नीट्यूड होगा ये, करेक्ट। अगर ये है वेक्टर 3D सिस्टम के अंदर तो ये होगा इसका मैग्नीट्यूड। तो इसी लॉजिक से बताओ कि अगर यहाँ पर ये है वेक्टर सी तो इसका मैग्नीट्यूड क्या ऐसे लिखा जाना चाहिए, अंडर रूट 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर। बोलो करेक्ट है या नहीं? यस सर। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ये और कुछ नहीं है। यहाँ पर ये जो रिलेशन था उसमें ये क्या है, x इज द कोएफिशिएंट ऑफ i कैप, ये y j कैप का कोएफिशिएंट है, और ये है k कैप का कोएफिशिएंट। ठीक है ना, तो ऐसे आप कोएफिशिएंट के फॉर्म में याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये कोएफिशिएंट इस केस में 1 था, यहाँ पर भी -1 बोले या +1 बोले कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ स्क्वायर ही करना है हमें।
एंड के केस में भी ये 1 ही था, इसलिए यहाँ भी मैंने 1 ही लिया हुआ है। अगर मैं इस रिलेशन से सॉल्व करूं तो ये मुझे √3 के इक्वल मिलेगा। मुझे मैग्नीट्यूड मिल गया है √3, वेक्टर सी की वैल्यू दिख रही है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, एंड 1/√3 से डिवाइड करना पड़ेगा। देन व्हाट यू वी गेट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द वेक्टर a माइनस बी। यही हमारा आंसर होने वाला है। ठीक है, ओके। देखिए नेक्स्ट है रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट। भाई ये जो मैं समझाने जा रहा हूँ ये उन्हीं लोगों को समझ में आएगा जिन्होंने पोजीशन वेक्टर को सीरियसली समझा था। ठीक है, देखो अभी क्या है, हमें ये केस तो पता है कि लेट अगर एक ये वेक्टर था एक ये दूसरा वेक्टर था, इन दोनों को क्लब करके हमने इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट किया था बाय यूजिंग 2 डिफरेंट मेथड्स। फर्स्ट वन वाज ट्रायंगल लॉ, सेकंड वन वाज पैरेललोग्राम लॉ, एंड दिस वाज द रिजल्टेंट ऑफ बोथ वेक्टर। अब मैं इसके रिवर्स प्रोसेस की बात करता हूँ। दो वेक्टर्स को कंबाइन करके एक सिंगल वेक्टर फाइंड आउट करना, इसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट निकालना। एंड किसी सिंगल वेक्टर को दो पार्ट में स्प्लिट कर देना, इसको हम बोलते हैं कंपोनेंट फाइंड आउट करना। ठीक है ना, प्रोवाइडेड कि वो दोनों जो कंपोनेंट हमने फाइंड आउट किए हैं उनको क्लब करने से हमें वापस से वही वेक्टर मिल जाए। ठीक है, ओके। कैसे करेंगे, कैसे रिजॉल्व करेंगे किसी वेक्टर को उसके कंपोनेंट में, तो उसके कुछ स्टेप्स फॉलो करने को मैं आपसे बोलूंगा। सबसे पहले तो देखो प्रोसीजर को समझिए। आप जब इस प्रोसेस को समझ जाएंगे, जो मेथड में यूज कर रहा हूं उसको समझ जाएंगे, देन हम इससे हट करके भी और भी तरीके हैं जिसको समझ सकते हैं। ठीक है, पहले मैं क्या कर रहा हूं, मैं सिंपलेस्ट मेथड आपको जो समझा रहा हूं उसको समझिए। क्या है कि सपोज करो मुझे एक ये वेक्टर गिवन था, लेट ये एक वेक्टर था जो मुझे गिवन, कोई भी वेक्टर है, ये एक मैंने कंसिडर कर लिया जनरल, लेट दिस इज वेक्टर ए। मुझे इसके दो कंपोनेंट करने हैं। अब आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में जब कंपोनेंट करना होगा तो कोई ना कोई ऐसी नीड पड़ी होगी ना, तभी तो कंपोनेंट करना है ना। मतलब नीड इन द सेंस कि मुझे किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए होगा, कि बताओ इस वेक्टर का इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आएगा, तो मुझे कोई डायरेक्शन पता होगी। अगर पता है तो हम उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, बट अगर नहीं पता है और आपसे पूछा जाए सिंपली कि बताओ इसके कंपोनेंट करो, तो कंपोनेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली दो परपेंडिकुलर एक्सिस लेंगे। समझिएगा आगे और भी चीजें आने वाली हैं। तो अभी मैं बहुत सिंपल केस की बात कर रहा हूँ। मुझे एक वेक्टर गिवन था, मुझे इसके कंपोनेंट करने हैं। कंपोनेंट किसके अलोंग करने हैं, इस सवाल का जवाब मुझे कैसे मिला कि मुझे दो परपेंडिकुलर एक्सिस चाहिए, और वो दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस जो है, वैसे तो परपेंडिकुलर एक्सिस है बट फिलहाल के लिए मैंने उन परपेंडिकुलर एक्सिस को एक्स वाई एक्सिस बोल दिया है। बोलो मैंने क्या बोल दिया, लेट ये एक्स वाई एक्सिस है, एक ये और देख रहे हैं, सपोज एक ये है और एक एक्सिस ये है। ये लो दो परपेंडिकुलर एक्सिस मैंने आपको सामने ड्रॉ की है। आप इनको कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने यहाँ पर इनको एक्स वाई एक्सिस बोला होगा, क्योंकि यूजुअली हम एक्स वाई की पोजीशन यही लेते हैं, ऑल्दो ये कहीं भी हो सकती है, कि फिलहाल अभी मैंने आपके सामने ऐसा ड्रॉ किया। नोटिस किया आपने कोई पॉइंट कि जो मैंने परपेंडिकुलर एक्सिस ली हैं उनका जो उस कोऑर्डिनेट फ्रेम का जो ओरिजिन है ना, वो इस वेक्टर के टेल पे कोइंसाइड कर रहा है ना बेटा, कर रहा है ना। यस सर। तो मैंने इस तरह से यस सर, यस सर। इसके बाद मैंने क्या किया, इस वेक्टर के हेड से पहला स्टेप दो परपेंडिकुलर एक्सिस ली, दूसरा स्टेप इस वेक्टर के हेड से
किसी भी एक परपेंडिकुलर एक्सिस पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, किसी भी एक क्या, मैं तो बोल रहा हूँ कि दोनों पे ही हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, दोनों ही एक्सिस पर ये देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब जब दोनों पे एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया यहाँ पर इस तरह से, तो मुझे क्या दिख रहा है कि मुझे दिख रहा है कि लेट ये एक वेक्टर हो अगर, and ये एक दूसरा वेक्टर हो। सर ये वेक्टर के हेड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ क्यों करा है? क्यों, तो अभी लास्ट में आएगा बेटा, पिक्चर जब खत्म होती है ना ओके तब पता चलता है कि इसने इसका मर्डर क्यों किया था, है ना। ओके अभी तो मर्डर हो रहा है, बस उतना देखो। ठीक है, ओके अभी क्या हुआ, मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर मुझे दो वेक्टर्स दिखे उसी सेम पॉइंट से, जहां पर ओरिजिनल वेक्टर की टेल थी ना, वहीं से मैंने दो वेक्टर देखे हैं किन पॉइंट्स तक, जहां पे ये परपेंडिकुलर पहुंचा था। ठीक है, इसको मैं बोल रहा हूँ दिस इज द कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर व्हिच इज अलोंग द एक्स एक्सिस। सो component of vector A along the x-axis is called as AX and the second vector is labeled as AY। क्या यहाँ पर लॉ पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट यही होता या यस नहीं सर, होता? करेक्ट है ना। यस सर, ये पैरेललोग्राम का एक Yes. स्पेशल केस हो गया जिसमें पैरेललोग्राम हमको रेक्टेंगल दिखने लगा। बोलो ठीक है ना। यस सर, अल्टीमेटली ये रिजल्टेंट होता हमारे पास, तो हमने अल्टीमेटली यहाँ पर दो कंपोनेंट हमें चाहिए थे जो वो दिखने लगे मुझे, यही तो है वो दो कंपोनेंट। ठीक है ना, यही है वो दो कंपोनेंट। बट अभी मैंने इनको फाइंड आउट नहीं किया, अभी मैंने सिंपली इनको यहाँ पे दिखाया है। मुझे फाइंड आउट भी करना होगा कि कैसे कंपोनेंट लिखे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर थीटा एंगल अज्यूम कर लिया। लेट ये एंगल मैंने क्या ले लिया है, थीटा ले लिया है। ठीक है, ओके। अब जब मैं ये एंगल थीटा अज्यूम कर लूंगा तो आपको ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल में साइन थीटा और कॉस थीटा लिखो। इस ट्रायंगल में अगर मैं कॉस थीटा लिखूंगा तो मुझे दिख रहा है कि कॉस थीटा इक्वल होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। करेक्ट बेटा, है ना। साइन थीटा इस ट्रायंगल में इक्वल होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। मुझे वो कंपोनेंट जो एक्स एक्सिस के अलोंग है इसका मैग्नीट्यूड मिल गया है, ये है ए कॉस थीटा। वो कंपोनेंट जो वाई एक्सिस के अलोंग है इसका मैग्नीट्यूड मुझे मिल गया है ए साइन थीटा। रेक्टेंगल है ना बेटा, तो ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल है। ठीक है ना, ये लेंथ इसलिए मैंने ए वाई ही मान ली थी। करेक्ट है, ए एक्स ए वाई दोनों की लेंथ मुझे मिल गई। अब ए एक्स वैक्टर जो है इसको मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो ए एक्स को मैं लिख सकता हूँ लाइक इसका मैग्नीट्यूड ए कॉस थीटा और डायरेक्शन इसकी है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, इसलिए आई कैप लगा दिया है। जो y कंपोनेंट है इसका मैग्नीट्यूड है a साइन थीटा एंड इसकी जो डायरेक्शन है वो y एक्सिस के लॉन्ग थी, इसलिए j कैप लगा दिया। करेक्ट है, तो मुझे अब वेक्टर फॉर्म में यहाँ पर दोनों ही कंपोनेंट की वैल्यूज भी दिख रही है। ठीक है, समझ गए, बहुत इजी था, यही है कंपोनेंट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है समझिएगा, अभी हम इसमें याद रखेंगे एक चीज जो बहुत ही ज्यादा, ये वो चीज है जो आप पूरे 2 साल यूज करेंगे और बहुत ही जल्दी जल्दी आपको ये फेस करने को दिखेगा कि हमें कंपोनेंट करने हैं किसी गिवन फोर्स के या किसी अदर वेक्टर के। तो हम यहाँ पे इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि एक वेक्टर है ये, इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक इधर एक इधर। जो कंपोनेंट थीटा के बगल में आया है दैट इज ये वाला, ये कॉस वाला कंपोनेंट है, एंड जो कंपोनेंट इधर आया है ये साइन वाला कंपोनेंट है। तो ये कंपोनेंट है ए कॉस थीटा, ये कंपोनेंट है ए साइन थीटा। मे भी कुछ लोगों को मेरी ये बात समझ में आई हो, कुछ लोगों को बात नहीं समझ में आई हो, जिनको आ गई है बहुत अच्छी बात, जिनको नहीं आई वो आगे अभी देखते ना। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको अभी जो मैंने बताया अभी। ठीक है, यहां तक जो समझाया था। अभी ये दोनों जो कंपोनेंट मुझे दिख रहे हैं ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर दिख रहे हैं मुझे। क्या हुआ, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर मुझे दिख रहे हैं, इसलिए हम बोलते हैं AX and AY are the
rectangular component. These are called the rectangular components. समझ गया बात? इनको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोल रहे हैं अभी, क्योंकि इनके बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, एक डाउट हो सकता है किसी के दिमाग में आया हो कि सर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट नाम दे दिया, क्या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से हट करके भी कोई कंपोनेंट हो सकते हैं क्या? तो इस सवाल का जवाब अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए और थोड़ी देर वेट करिए। ठीक है, आगे अगला एग्जांपल में लेता हूँ। ये मैंने आपको अभी एक एग्जांपल लेकर के दिखाया है कि इस तरह से कंपोनेंट हुआ। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं कि सपोज सिचुएशन कुछ डिफरेंट थी। मैंने एक दूसरा वेक्टर लिया है, इस पर देखना, समझना बात को। ठीक है बेटा, ये है वेक्टर, ये कोई भी अननोन वेक्टर है, वेक्टर पी। मुझे इसके कंपोनेंट फाइंड आउट करने हैं और यूजुअली जो एक्स वाई एक्सेस होती है उन्हीं के अलाउ करने हैं। ठीक है, ये मुझे मेंशन किया गया है, ये रिक्वायरमेंट है, जो एक्स वाई एक्सेस होती है उन्हीं के अलाउ करना है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं एक्स वाई एक्सेस ड्रॉ कर दूंगा। ये देखो, मैंने एक्स वाई एक्सेस ड्रॉ की और इस तरह से ड्रॉ की कि ओरिजिन कहां पर हो, उसके टेल पे हो। कर दिया भाई? बताओ, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना अभी किसी को? सर ये वाला पार्ट रिपीट कर दीजिए। बेटा एक वेक्टर गिवन है और उसके हमें एक्स वाई एक्सिस के अलाउ कंपोनेंट करने हैं, यूजुअली जो एक्स वाई एक्सिस होती है उसके अलाउ। तो मैंने दोनों एक्सिस ड्रॉ कर दिए हैं यहाँ पर, यही होती है ना हमारी एक्स वाई एक्सिस, और इस तरह से ड्रॉ की है कि ओरिजिन टेल पे कोइंसाइड कर रहा है। तो पहला स्टेप तो यही था कि दो परपेंडिकुलर एक्सिस चाहिए, दोनों ऐसे होनी चाहिए कि उनका ओरिजिन इस वेक्टर के टेल पे कोइंसाइड करे। ओके, अब क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप, इसके हेड से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, दोनों ही परपेंडिकुलर एक्सिस पर। ये लो, कर दिया। ठीक है, सपोज ये एंगल थीटा एंगल है, ये मुझे मेंशन है कि थीटा एंगल है। तो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। परपेंडिकुलर ड्रॉ करते ही आपको इस ओरिजिन से एक वेक्टर ये दिखने लगा, एक वेक्टर ये दिखने लगा। समझ गया बात? ये दिखने लगा मुझे वेक्टर, ये जो वेक्टर है ये वो वेक्टर है, वेक्टर पी का वो कंपोनेंट है जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, ये वेक्टर पी का वो कंपोनेंट है जो वाई एक्सिस के लॉन्ग है। अगर आपसे पूछा जाए बताओ इस वेक्टर की लेंथ कितनी, तो आप बोलोगे कि बेसिकली ये थीटा के बगल वाला कंपोनेंट है, इसलिए ये पी कॉस थीटा है, एंड ये थीटा के बगल वाला कंपोनेंट नहीं है बल्कि अपोजिट साइड वाला कंपोनेंट है, तो ये पी साइन थीटा है। बोलो याद रख पाएंगे ये बात? यस सर। ठीक है, यस सर। यस सर। चलो अभी भी कुछ परेशानियां हैं दिमाग में जो परेशान कर रही हैं कि ये ही क्यों हुआ। सर अगर सिचुएशन कुछ डिफरेंट हो, मैं आपको बताता हूँ कैसी सिचुएशन, कि सपोज करो आपको एक वेक्टर गिवन है, इस बार आप नहीं पूछेंगे, इस बार हम पूछेंगे कि सपोज आपको ये एक वेक्टर गिवन था। ठीक है सर, ओके, सुन रहे हैं ना? आपको ये एक वेक्टर गिवन यस था सर। और आपसे बोला गया कि हमें एक्स वाई एक्सिस के अलावा कंपोनेंट नहीं चाहिए, बल्कि आपको एक डिफरेंट एक्सिस गिवन है, कि सपोज आपको ये एक डिफरेंट एक्सिस गिवन है। मान लेता हूं मैं ये एक डिफरेंट एक्सिस गिवन है, इस एक्सिस के अलावा कंपोनेंट करके दिखाइए। अब कैसे करेंगे? अरे भाई बहुत कॉमन है, वही चीज है सिंपली। अगर हमें इस एक्सिस के अलावा एक कंपोनेंट चाहिए तो हम इसी के परपेंडिकुलर एक और एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे ना, इमेजिनरी। यस सर। और Yes, एक्स sir. वाई कोई फिक्स्ड थोड़ी है, हम इसको एक्स मान के कर लेंगे, इसको वाई मान के कर लेंगे। बोलो, यस सर। लेट हमें Yes, sir. ये एंगल पता होता, सपोज ये एंगल पता होता कि ये थीटा है, ये वेक्टर जो है इसको वेक्टर पी बोला है मैंने आगे, तो इस वेक्टर के हेड से इन दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस पे मैं कंपोनेंट ड्रॉ करता। ये लो, कर दिया ड्रॉ। देन इसके बाद मुझे दो कंपोनेंट मिलेंगे इस कॉमन टेल पोजीशन से।
जहां पर फर्स्ट परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है, जहां पर सेकंड परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है, वहां तक ये एक वेक्टर है, एक ये वेक्टर। आप इनको अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी नाम दे सकते हैं, जरूरी थोड़ी ए एक्स ए वाई या पी एक्स पी वाई ही बोले, हम कुछ भी बोल सकते हैं। बट मुझे ये सिर्फ पता होना चाहिए कि ये जो कॉम्पोनेंट है इसका मैग्नीट्यूड p cos थीटा के इक्वल होगा, इसका मैग्नीट्यूड p sin थीटा के इक्वल होगा। क्यों? वही सेम लॉजिक, वेक्टर के सॉरी एंगल के बगल वाला कॉम्पोनेंट वाली बात। ठीक है, ओके। कुछ कुछ समझ में आने Yes, sir. लगा है कि हमें दो परपेंडिकुलर एक्सिस चाहिए होंगे और ऐसे हम कॉम्पोनेंट कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम है लेकिन अभी और, सर यहाँ तक सारी चीजें सही हैं, ये सब तो हम तब कर पा रहे हैं ना जब हमें पहले से कोई एक्सेस नहीं प्रोवाइडेड है। सपोज करिए एक सिचुएशन ऐसी कंसिडर करिए जिसमें जिसमें पहले से ही एक एक्स वाई एक्सेस आपको गिवन है, लाइक दिस। मैं इसको अपडेट करता हूं थोड़ा सा। अब क्या करें कि अगर हमें यहाँ पर गिवन होता कि ये है एक एक्स वाई प्लेन जहां पर एक्स वाई एक्सिस भी आपको दिख रही हैं, और ये है एक वेक्टर। सर अब तो फंस गए, अब तो फंस गए इस बार, क्योंकि हर सर बार तो एक एक्सेस थी नहीं, तो हम लोग क्या कर रहे थे, एक्सेस मान लेते थे। अभी क्या करें? कुछ भी नहीं करना है, अभी भी सेम प्रोसेस। इस बार एक्स वाई एक्सिस आपको गिवन है, कोई बात नहीं, हम एक्स वाई एक्सिस के पैरेलल एक और एक्सिस अपनी मन से एज्यूम तो कर ही सकते हैं ना। यस सर मैंने एक और एक्सिस यहाँ Yes, पर sir. अपनी तरफ से एज्यूम कर लिया, मतलब आप कोई भी केस ले सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा और इसको पोजीशन ऐसी ले रहा हूँ, ठीक है, मैं ऐसे, ये था कोई वेक्टर। अब इसके मुझे कंपोनेंट करने हैं, एक्स वाई एक्सिस के अलोंग ही करने हैं, बट एक्स वाई एक्सिस पे एग्जैक्टली तो ये आ ही नहीं रहा है, तो क्या करें? तो आप अपने मन से एक और सेट ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस अज्यूम कर सकते हैं ऐसे। ये लो, इससे क्या मतलब है कि वहां पर ऑलरेडी कोई एक्सिस गिवन है या नहीं, हम अपने अकॉर्डिंगली लेंगे ना, हमें जिधर कंपोनेंट करने हम उसके अकॉर्डिंग लेंगे। तो हमने यहाँ पर एक और सेट अपनी तरफ से ले लिया, एंड हमारे लिए यही है वो एक्सिस जिनके अलोंग हमें परपेंडिकुलर, जिनके ऊपर हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करने होते हैं। हमें इस पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है कि ऑलरेडी वहां पे कोई एक्सिस एग्जिस्ट करनी थी या नहीं। अब हम इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस पे, एक इस पे, एंड देन मुझे यहाँ पे कंपोनेंट दिखने लगे। एक कंपोनेंट है ये वाला और एक कंपोनेंट है ये वाला। करेक्ट बेटा? बोलो। Yes, sir. यस सर अगर मुझे ये एंगल नोन हो, लेट दिस एंगल इज थीटा, तो सिंपली ये कंपोनेंट क्या होना चाहिए, p cos थीटा की लेंथ के इक्वल हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड p cos थीटा और इसका मैग्नीट्यूड p sin थीटा हो जाएगा। समझ गया सर बात? यस, बोलो। सर जैसे आपने एक रूल बताया था, अगर हम लोग वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बिना चेंज के उसको शिफ्ट कर दें यस, तो उसमें कोई प्रॉब्लम Yes, भी नहीं होती sir. सर, इसमें ये अप्लाई नहीं हो जैसे पाएगा? पैरेलल शिफ्ट कर बिल्कुल होगा, लीजिए। डेफिनेटली होगा ना, यस सर, होगा। इसको शिफ्ट कर दें हम लोग उस एक्सिस बिल्कुल, पे। हमसे हमसे पूछे ही ये गया था कि एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट बताओ, तो हमने ये कंपोनेंट निकाला है, और ये एक्स एक्सिस के अलोंग ही तो है। इसको हम कहीं भी शिफ्ट कर दें, इसकी डायरेक्शन तो वही रखेंगे ना हम। तो ये एक्स एक्सिस के यस सर, अलोंग कंपोनेंट है। बात समझ में आई? यस सर, सही है, वो पॉइंट वैलिड है यहाँ पे। ओके, सर अगर हम वेक्टर p को ही ओरिजिन के पास ले तो बिल्कुल ऐसा भी कर सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। वेक्टर को ही शिफ्ट करके हम ले आए ऐसे कि ओरिजिन पे उसका टेल कौन सेट करने लगे, फिर कंपोनेंट कर दें। बात समझ में आ रही है? सब कुछ यस पॉसिबल है। सर। ठीक है, ओके। आ गया ना सबको समझ में कि भाई हम कंपोनेंट कैसे करना। बट अभी ये इनकम्प्लीट है, क्योंकि यहाँ पर हमने अभी बात की है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की, है ना। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से हट करके अगर कोई सिचुएशन बनानी हो, हमें कंपोनेंट चाहिए बट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट नहीं चाहिए, तो क्या करें? तो हम यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं, देखो कि ये हमारे पास एक ओरिजिनल वेक्टर था, मैंने इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट किए। अब मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, सारा अरेंजमेंट आपको पता तो चल ही गया कैसे करते हैं। मैंने यहाँ पर इसके देखो दो कंपोनेंट फाइंड आउट किए, एक ये और एक ये। अब ये दो इंडिपेंडेंट वेक्टर हैं। अब इस वेक्टर के कंपोनेंट हो चुके हैं, तो ये अब यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसके ही तो पार्ट कर दिए ना हमने।
करेक्ट है, ठीक है। अब इनमें से जो एक वेक्टर आया, अब इस वेक्टर के इटसेल्फ मैं कंपोनेंट कर सकता हूं। मैंने दो एक्सेस ले ली, कोई भी दो एक्सेस ले ली। लेट मैंने एक एक्सेस ये ले ली और एक इसके परपेंडिकुलर एक्सेस ले ली। दो परपेंडिकुलर एक्सेस चाहिए होती मुझे, ये लो। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो वेक्टर है इस वेक्टर के कंपोनेंट कर रहा हूं। इस पे परपेंडिकुलर, इस पे परपेंडिकुलर। तो वापस से सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे जब हम, तो ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया। एक पार्ट आया ये वाला, एक पार्ट आया ये वाला, और ये अब यहां पर नहीं रहा, ये अब यहाँ पे नहीं रहा। अब आपको टोटल कितने वेक्टर्स दिख रहे हैं? 3। इन तीनों का रिजल्टेंट होगा वो वाला वेक्टर जो ओरिजिनली था, करेक्ट है। इसी तरह से मैं एक और डिफरेंट सेट ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस ले लूं। जैसे कि अब मैं और शॉर्ट में निपटाऊंगा कि एक ये एक्सिस है, एक ये एक्सिस है, ठीक है, ओके। मैं इस वेक्टर के कंपोनेंट करने जा रहा हूं इस बार। तो उसके लिए मैंने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इन दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस पे, एक इधर आया एक इधर आया। तो इन दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस तक वापस से मुझे देखो एक दो वेक्टर्स दिखने लगे, एक ये दिखने लगे। अब ये वेक्टर तो यहाँ पे नहीं रहा क्योंकि हमने इसके कंपोनेंट कर दिए हैं। और ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस है जो इमेजिनरी हमने ले रखी थी, इनको हटा दिया मैंने, तो अब मुझे 4 वेक्टर्स दिख रहे हैं। तो हम किसी भी एक वेक्टर को सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, फिर उन दोनों पार्ट को सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए फर्दर दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना? और फाइनली अब जो वेक्टर्स कंपोनेंट सब में दिख रहे हैं वो रेक्टेंगुलर तो नहीं दिख रहे हैं, मिक्स्ड है ना वो तो। बोलो ठीक है ना? यस सर। यस अब सर। अभी आपने जो कुछ देखा है उसके बेसिस पे मैं आपके सामने एक लाइन लिख रहा हूं, आपको इसका आंसर देना है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट in which a vector can be resolved into in a plane। बताइए मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर Two। कंपोनेंट जिसमें किसी वेक्टर को हम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो आंसर इज 2, करेक्ट है। इसी में मैंने चेंज कर दिया थोड़ा सा। क्या चेंज किया है इसमें? द मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर वर्ड इस बार यहां से गायब कर दिया और मैंने बोला द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट इन विच अ वेक्टर कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू अ प्लेन। अब कितना? सर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, करेक्ट है। आपको समझ में नहीं आया क्या ये वाला पार्ट? मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ज्यादा सर लोग आ गया। आंसर देंगे। भाई हम एक वेक्टर को दो में ब्रेक कर सकते हैं, देन उन दो को वापस से दो में ब्रेक कर सकते हैं, फिर उन दोनों को फिर वापस से दो में ब्रेक कर सकते हैं। तो ये तो एक चेन रिएक्शन चलती रहेगी। बोलो ठीक है ना ये बात? दैट मीन अगर आपसे यस पूछा सर। जाए कि बताओ एक वेक्टर को हम कितने कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, तो इनफाइनाइट। बट जब हमने उसके आगे रेक्टेंगुलर वर्ड लगा दिया तो फिर लिमिट है कि एक वेक्टर के एट अ टाइम सिर्फ दो ही रेक्टेंगुलर कंपोनेंट किए जा सकते हैं। ठीक है, ओके। इसकी बात करने आ रहे हैं। अभी तो हमने ये प्लेन के अंदर बात की थी, अब मैं बात कर रहा हूँ 3 डायमेंशनल सिस्टम के अंदर। और जब 3 डायमेंशनल सिस्टम की बात होगी तो उसमें मेरे हाथ में जितना कंट्रोल है आपके हाथ में उससे थोड़ा ज्यादा ही है, क्योंकि इमेजिन अल्टीमेटली आपको करनी सिचुएशन। ओके, तो मैंने अभी आपको बताया था कि किसी एक प्लेन के अंदर हम इस तरह से कंपोनेंट कर सकते हैं किसी भी वेक्टर के। ठीक है, ओके। अब मैं बात कर रहा हूँ 3D के अंदर। सपोज करो मैं लिख रहा हूँ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। भाई माइक म्यूट कर लो यार जिसका भी है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर in 3-dimensional system। Rectangular components of a vector in 3-dimensional system। सपोज करो कि हमें इस बार एक वेक्टर गिवन था
अब ये वेक्टर बेसिकली आपको दिख रहा है कि मैंने ड्रॉ किया है इस प्लेन में, बट एक्चुअल में इसका प्लेन कुछ मतलब एक्चुअल में इसका ओरिएंटेशन कुछ भी हो सकता है, ये आउट ऑफ द प्लेन आ रहा हो, मुझे क्या पता, मैं तो ड्रॉ ऐसे ही करूंगा ना। ठीक है, मुझे इसके कंपोनेंट करने हैं। कहाँ? मुझे इसके कंपोनेंट करने हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एज वेल एज जेड एक्सिस के अलोंग, तीनों ही एक्सिस के अलोंग मुझे इसके कंपोनेंट करने हैं। समझ पाना है क्या प्रॉब्लम? तो उसके लिए प्रोसेस वही है, स्टेप्स वही है अपने। फर्स्ट एक्सिस आपको ये दिख रही है, जब हम किसी एक प्लेन के अंदर इसको कंपोनेंट करते थे तो हमें दो परपेंडिकुलर एक्सिस चाहिए होती थी और बस सिंपली यहाँ पे इसके हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते दोनों एक्सिस पे। इस बार सिचुएशन डिफरेंट है, इस बार हमें यहाँ पर दो एक्सिस के साथ साथ एक थर्ड एक्सिस भी मिल रही है। मैं ड्रॉ कर देता हूँ सिचुएशन, फिर दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस एंड ये है जेड एक्सिस। ठीक है, ओके, होने की जरूरत नहीं है, तुम समझ गए ना। पहला तो स्टेप हमारे पास ये होता था कि दो परपेंडिकुलर एक्सिस हम लोग देखते थे जब प्लेन की बात करते थे, बट यहाँ पर 3D सिस्टम है तो तीन परपेंडिकुलर एक्सिस दिख रही है, तीनों दिखा दिए। नेक्स्ट स्टेप होता था कि हम किसी भी वेक्टर के हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे तीनों ही एक्सिस पर। अब इसमें आपका इमेजिनेशन चाहिए। जब मैं बोलता हूं कि एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर, तो आपको बहुत ही आसानी से दिख रहा है यहाँ पर कि ये होगा। जब मैं बोल रहा हूँ वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर, तो भी आपको बहुत ही आसानी से दिख रहा है कि ये होगा। लेकिन जब मैं बोलता हूँ जेड एक्सिस पे परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है ना? क्यों? क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पर हम देख रहे हैं जो 2D की तरह दिख रहा है, बट सिस्टम जिसकी हम बात कर रहे हैं वो एक्चुअल में 3D है। तो अगर आप वीडियो में देखेंगे तो शायद आपको ज्यादा क्लियरली दिखे। वीडियो में देखिए, मैं दिख रहा हूँ आपको, ये है मेरे पास सिस्टम, कौन सा? एक्स वाई जेड वाला। तो ये आपको दिख रही है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। सही दिख रहा है? एक्स वाई जेड दिख रहा है आपको? ठीक है ना? यस सर। यस सर। अब ये जो वेक्टर है ना, ये बीच में है, इनके बीच में कहीं भी, ठीक है, बीच में कहीं भी हो सकता है, मुझे क्या पता एग्जैक्टली। तो आप इसके हेड से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे? बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मैं आगे आपको जो डायग्राम दिखाऊं उसको देखिएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं दिखाने जा रहा हूँ, एक मिनट। सर क्यूबॉइड। क्यूबॉइड है ना? अब इसमें एक क्यूबॉइड के अंदर एक वेक्टर इमेजिन करिए जो डायगोनल के अलोंग है इस क्यूबॉइड के, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ रहा है। क्या आपको सिचुएशन कुछ क्लियर हुई कि क्या है? Yes, sir. 3D सिस्टम। अब तो Yes, एक्स sir. एक्सिस के साथ एंगल, वाई एक्सिस के साथ एंगल और जेड एक्सिस के साथ एंगल्स भी कुछ मिल जाएंगे हमको, और तीनों से हम परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तीनों के Yes, अलावा sir. आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो आपको उसकी हेल्प से एक वेक्टर मिलेगा। कौन सा? ये वाला, जिसको हम बोल रहे हैं दिस इज द कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर। लेट दिस वेक्टर इज ए, तो इस वेक्टर ए का कंपोनेंट होगा ax। इसका y एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो यहाँ पर दिखाया हुआ है। अच्छा, ये जो वेक्टर है इसको शिफ्ट करके हम यहाँ भी दिखा दें, कोई प्रॉब्लम थोड़ी इसमें। तो ये है सेकंड sir. वेक्टर, ये है ay, एंड इसके साथ साथ एक कंपोनेंट होगा यहाँ पर z एक्सिस के अलोंग, यहाँ पर आएगा। इसको भी शिफ्ट कर रहा हूं मैं, समझना। अभी ये यहाँ पर है बेटा, अभी ये यहाँ पर है, इसको मैं शिफ्ट कर रहा हूँ। इसको शिफ्ट करके अगर मैं यहाँ पर ले आऊं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और एज वेल एज इसको शिफ्ट करके मैं यहाँ पर ले आऊं तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। ये है ए जेड, ए एक्स, ए वाई, ए जेड। लॉ ऑफ पॉलीगन लगाओ, तीनों वेक्टर्स ए एक्स, ए वाई, ए जेड एक सेम ऑर्डर में अरेंज्ड है। फर्स्ट वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड तक जो वेक्टर जाएगा ये तीनों का रिजल्टेंट होगा। तो सिंपली मैं एक बात बोल सकता हूं कि
ax ay az इन तीनों के सम के इक्वल है वेक्टर ए। करेक्ट है ना? यस ठीक सर। है, तो ये तीनों जो दिख रहे हैं ये इसके कंपोनेंट हो गए बेसिकली, क्योंकि इस बार हम ax ay az से a नहीं फाइंड आउट करना है बल्कि a से ax ay az फाइंड आउट करना है। तो a को हमने इसके 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया है। ओके, ठीक है, समझ गए बात? यस तो सर। ax ay az ही हमारे कंपोनेंट है जो हम यहाँ पर फाइंड आउट करना चाहते हैं। अब उनको निकालना कैसे, बस हमको ये समझ, अब उनको निकालना कैसे उसके लिए वापस से थोड़ी सी इमेजिनेशन जो कैपेसिटी है इसको बढ़ाना पड़ेगा। क्या देखो, ये जो आपको मैंने किस सिचुएशन दिखाई हुई है ना, उसमें अगर मैं पूछूं आपसे कि वेक्टर ए के साथ एक्स एक्सिस का एंगल कितना है, तो आप बोलोगे ये वाला है ना? है कि नहीं है? वेक्टर y के साथ वेक्टर a का एंगल कितना है, तो आप बोलोगे ये वाला है। एंड वेक्टर a के साथ z एक्सिस का एंगल कितना है, तो ये वाला होगा। बताइए, क्या आपको Yes, ये sir. पॉइंट समझ में आया? अल्फा Yes, sir. बीटा Yes, sir. और सॉरी जेड नहीं, अल्फा बीटा और गामा, ये तीनों मैंने एंगल्स आपको दिखाए हुए हैं। किसके साथ? रिस्पेक्टिवली एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ। ठीक है? Yes, sir. अभी यहाँ पर मुझे पता है, जस्ट इसके पहले मैंने यहाँ पर अभी 2D सिस्टम के अंदर ये चीज मैंने लिखी थी कि जब मैं ax देख रहा हूँ, मुझे अल्फा अगर थीटा पता है तो थीटा के बगल वाला जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होता है वो a cos थीटा होता है ना? यही लॉजिक यहाँ पर लगा कर देखो एक बार। तो क्या हम ax को लिख पा रहे हैं यहाँ पर? क्या हम ax को यहाँ पर लिख पा रहे हैं? बिल्कुल, ax को हम ऐसे लिख सकते हैं, ax इक्वल है a cos थीटा, बस थीटा की जगह अल्फा है। बोलो ये बात किसको समझ में आई? ये मैंने क्या लिखा है? x कंपोनेंट। अब एंगल अल्फा के बगल वाला था इसलिए उसको a cos अल्फा लिख दिया। वैसे ही y एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा दैट इज ay, इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखें? a cos बीटा। ये क्या हुआ? ये यहां पर सिंपली बीटा के बगल वाला कंपोनेंट है इसलिए a cos बीटा लिख दिया। एंड इसी तरह से z एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है इसको लिख दिया है a cos गामा। बोलो ठीक है ये बात? Yes. ओके, Yes, sir. ax Yes, ay यस az, सर। ये तीनों Yes. मुझे मिल रहे हैं। तो मैं इस इक्वेशन के अंदर इनकी वैल्यूज भी लिख सकता हूं, बस मुझे वेक्टर फॉर्म चाहिए। तो ax का मतलब हो गया a cos अल्फा, और अगर मैं वेक्टर फॉर्म लिखना चाहूं ax का, तो इसमें मैं इसकी डायरेक्शन भी अटैच करूंगा जो कि x एक्सिस के लॉन्ग था इसलिए आई कैप। इसी तरह से आई कैप। जब मैं ay वेक्टर लिखूंगा तो ये इक्वल होगा a cos बीटा, एंड ay वेक्टर किसके अलोंग है? y एक्सिस के अलोंग। तो इसमें मैं अटैच करूंगा j कैप। बोलो ये बात ठीक है? एंड जब मैं az वेक्टर लिखूंगा तो ये इक्वल Yes, होगा sir. a cos Yes, sir. गामा k कैप। z एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो k कैप होता है, ये मैंने आपको बताया था। Yes, ठीक है? sir. ये तीनों वेक्टर्स मुझे दिखने लगे इस फॉर्म में। अब बताओ वेक्टर a कैसे लिखा जाए? तो वेक्टर a इक्वल हो गया है ax l I कैप, ay j कैप, az k कैप। मैंने क्या किया? वेक्टर ax को, ये है मैग्नीट्यूड ना, a cos अल्फा ax है, तो ax I कैप, ax ay j कैप और az k कैप के फॉर्म में लिख दिया है। बोलो ठीक है? ओके सर ओके, यहाँ पे देखो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ कि cos अल्फा इक्वल है ax बाई ak, cos बीटा इक्वल है ay बाई ak, एंड cos गामा इक्वल है az बाई ak। ये क्या है? ये तो अभी मैंने ऐसे ही लिख दिया है, आगे इसका यूज समझ में आएगा कि क्यों लिखा है। ठीक है, फिलहाल अभी ये इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई। ठीक है, अगर मैं इस रिलेशन को देखूं और
उस कॉन्सेप्ट को लगाऊं जो पीछे मैंने देखा था, तो क्या इस वेक्टर का जो रिजल्टेंट है, मतलब इन तीनों का जो सम है, इसका मैग्नीट्यूड ऐसे ही लिखना चाहिए हमको? बोलो, ऐसे ही लिखना चाहिए बेटा हमें? यस सर। और Yes, ये sir. जो मैग्नीट्यूड है ये वेक्टर ए के इक्वल है या नहीं है, बताओ? यस सर। यस सर। Yes, sir. अच्छा, अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ गया है तो फिर वही अपना काम आसान हो गया। हमें क्या करना है, हमें सिंपली ax ay az की वैल्यूज यहाँ से रख देनी है। जब आप ऐसा करोगे तो आपको दिखेगा कि a स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बनेगा, ay की जगह रखोगे तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बनेगा, बीटा कॉस स्क्वायर बीटा बनेगा, एंड कॉस स्क्वायर गामा बनेगा। बनेगा या नहीं बनेगा? एंड इस पूरे का रूट होगा, उस रूट से a बाहर आ चुका होगा क्योंकि स्क्वायर था, और एलएचएस में भी एक a था। करेक्ट है ना बेटा? बोलो भाई, ठीक है यहाँ तक सब यस कुछ? सर। ओके, ए से ए कैंसिल, और जैसे ही ए से ए कैंसिल हुआ, वन इक्वल आ गया है कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा एंड कॉस स्क्वायर गामा के सम के। मुझे यहाँ पर एक इक्वेशन लिखने लगी है जो कि इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे पैकेज के अंदर भी, एक्सरसाइज में अपने, ठीक है? ओके, कॉस अल्फा ये अंडर कॉस रूट में बीटा नहीं होगा कॉस गामा। हाँ, सर, ये अंडर रूट में नहीं होंगे अंडर रूट में सर? कॉस बेटा ए से, स्क्वायर। मैं बता रहा हूँ, ए से ए कैंसिल कर दो। यस क्या सर। लिखा है, वन इक्वल टू अंडर रूट कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा। यस अब सर, कोस स्क्वायर का कर दो, स्क्वायर कर दिया। यस सर, यस स्क्वायर समझ कर गया। दो, ठीक है? अच्छा, अब ये इक्वेशन मेरे सामने लिखी हुई है, इसमें कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा है क्या? इनको हम बोलते हैं कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन्स। क्या है ये? डायरेक्शन कोसाइन्स है, समझ गया आप? तो आप क्या बोलोगे इसको कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ मींस ऑल एंगल्स जो भी यहाँ पे मुझे मिल रहे थे, अल्फा बीटा गामा, वन के इक्वल होता है ये सब, ठीक है ना? तो ये प्रूफ भी आता है स्कूल एग्जाम में, ये प्रूफ भी पूछ दिया जाता है कि प्रूफ करें कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायरेक्शन कोसाइन्स इज इक्वल टू 1, ठीक है? तो ये प्रूफ है। देन इसी से एक और रिलेशन भी लिख सकते हैं, वी नो दैट कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, होता है ना? यही फॉर्मूला हर एक के लिए लगा दो, cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा, एंड 1 माइनस sin स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो इधर 3 है, 1 है, sin स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर गामा बीटा sin स्क्वायर गामा, इनका सम आपको क्या मिलने वाला है? बताओ भाई, 2 के इक्वल। सर 2। तो एक रिलेशन ये भी है, ये भी आपसे इसका भी डेरिवेशन पूछा जा सकता है, तो कोई फर्क नहीं है, आप इसका डेरिवेशन जानते हैं तो इसमें एक लाइन और ऐड होगी, बस आप इसको भी डेराइव कर लेंगे, ठीक है ना? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी हमने यहाँ पर देखे है ना, ये कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि बेसिकली इसका यूज करना पड़ेगा हमको किसी भी गिवन वेक्टर का एंगल फाइंड आउट करने के लिए विद द गिवन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अगर हमें किसी गिवन वेक्टर का किसी गिवन एक्सिस के साथ एंगल फाइंड आउट करना है तो हम इसी पॉइंट का यूज करेंगे। कैसे करेंगे ये तो मैं आपको आगे बताऊंगा, फिलहाल अभी आप पूछिए इसमें से अगर कोई पार्ट ऐसा है जो आपको ना क्लियर हुआ हो तो मैं उसको अगेन समझाता हूँ। अभी क्या है, एक्चुअली में यही सेम प्रॉब्लम है हमारे उस डायग्राम के साथ। वेक्टर आपको दिख रहा है, रेड कलर से मैंने ड्रॉ कर रखा है, कर्सर दिख रहा है ना, कर्सर, ये एक वेक्टर है, ठीक है? 3 डायमेंशनल सिस्टम है, बट अभी हम इसके केवल जब ड्रॉ करना है ना अपने कॉपी में, तो हमको प्रॉब्लम सेम
दिख रही कि एक एक्सिस जो है उसको हम रियलाइज नहीं करते। तो अब मैं दिखा रहा हूं आपको कि यहाँ पर क्या हो रहा है। दिखा आपको कुछ? ये जो Yes, वेक्टर sir. है ये ना ही एक्स वाई प्लेन में है ना ही वाई जेड प्लेन में है। अब मैं थोड़ा सा रोटेट किया इसको, अब आपको सिचुएशन समझ में आ रही होगी कि एक्स एक्सिस ये है, ये ध्यान से देखो, देखो ये लिखा है एक्स, ये है वाई एक्सिस जो ये लिखा है वाई, और ये है जेड एक्सिस, ये देखो जेड इक्वल टू 0 है और इधर ये जेड जा रहा है। ठीक है बेटा, ये वेक्टर किसी एक पर्टिकुलर प्लेन में नहीं था जैसा कि हमें पहले दिख रहा था। अब एक प्लेन में तो लाई करेगा ही किसी में, मतलब ये एक्स वाई प्लेन या वाई जेड प्लेन या जेड एक्स प्लेन में नहीं है, ये कहीं और ही है। तो इसका कंपोनेंट जब हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग करेंगे ना, तो हमें चाहिए होता है एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड दिस वेक्टर। एक्स एक्सिस और इसके बीच का जो एंगल है वो ये वाला एंगल है। आप समझ पा रहे हैं क्या? एक्स एक्सिस और इसके बीच का जो एंगल है वो ये वाला एंगल है, जो कि 90 नहीं है बट हाँ बहुत लार्ज है, 90 के क्लोज पहुंचता हुआ दिख रहा है मुझे। अब जब टॉप व्यू देखेंगे ना तो आपको शायद ज्यादा बेटर दिख रहा होगा। तो दिख रहा है ना, कुछ दिख रहा है? वाई एक्सिस के साथ जो इसका एंगल है वो ये वाला एंगल, कौन सा? यहाँ कर्सर का मूवमेंट दिख रहा है, यहां से लेकर के यहां तक दिख रहा है। और जेड एक्सिस के साथ जो इसका एंगल है वो ये वाला है, यहाँ कर्सर का मूवमेंट देखो ये वाला। और हम इसको जब किसी बीच से देख रहे हैं ना, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस दिख रही है हमको, बीच में ये दिख रहा है वेक्टर, तो आपको ज्यादा बेटर रियलाइज होगा। देखो अभी आप वेक्टर की लाइन में आ गए हो, इसलिए एकदम पॉइंट की तरह दिख रहा होगा आपको। क्या ये बात आपको समझ में आती है? आप वेक्टर की लाइन में हो एकदम। अब यहाँ पर इस केस में जो एंगल बन रहा होगा एक्स एक्सिस के साथ, ये वाला एंगल है अल्फा, ये वाला एंगल है बीटा, ये वाला एंगल है गामा। बोलो पॉइंट क्लियर हुआ क्या कुछ? तो यहाँ Yes, sir. पर जब इसके हेड से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा एक्स एक्सिस पे, तो एक वेक्टर मुझे मिलेगा यहाँ तक ऐसे कुछ इस तरह का, एक वेक्टर मुझे मिलेगा कुछ इस तरह का, और एक वेक्टर मुझे इधर भी मिलेगा ए जेड वेक्टर जिसको बोलेंगे। इन तीनों का सम होगा वेक्टर ए। बोलो भाई, सिचुएशन समझ में आई क्या कुछ? Yes, हाँ sir. हाँ। अभी मैंने आपको यहाँ पे एक पॉइंट लिखवाया था ना कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन व्हिच अ वेक्टर कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू इन अ प्लेन, उसका आंसर था 2। किसी एक ही प्लेन में अगर हम मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की बात करेंगे तो आंसर होगा 2। बट अगर 3 डायमेंशनल सिस्टम के अंदर बात करें, मतलब इसी स्टेटमेंट के अंदर मैंने चेंज किया है थोड़ा सा। क्या चेंज किया है? The maximum number of rectangular component in which a vector can be resolved into in space, then आंसर हो जाने वाला है हमारा 3। ये चेंज आ गया है, ठीक है ना? समझ गए होंगे आप क्यों? क्योंकि एक्स वाई जेड तीनों ही के अलोंग जो कंपोनेंट थे वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहलाएंगे। ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर सारे। सेकंड पार्ट में कोई चेंज नहीं है भाई, इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट ही है, अब स्पेस में करेंगे तो भी इनफाइनाइट रहेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये है हमारे सामने एक तो सिचुएशन, यहाँ पर आपको मैंने दिखाए हुए हैं 3 वेक्टर, वेक्टर ए, वेक्टर बी और एक वेक्टर है वेक्टर सी। वेक्टर सी का जो डायरेक्शन है इसके रिगार्डिंग हमें एक इंफॉर्मेशन गिवन है कि वेक्टर सी 60 डिग्री एंगल यहाँ पर बना रहा है विद द नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, सारा अरेंजमेंट एक ही प्लेन में लाई कर रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इफ वैल्यू ऑफ ए आपको गिवन है, वैल्यू ऑफ ए आपको गिवन है 10 न्यूटन। ठीक है, आपसे बोला जा रहा है इफ सम ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी इज 0, if sum of vector a, vector b and vector c is 0, then find vector b and vector c. It is given that magnitude of vector a is 10 Newton. ये इंफॉर्मेशन हमें एडिशनली गिवन थी। ओके,
सिचुएशन को पहले समझने की कोशिश करिए कि क्या करें भाई। यहाँ पर 3 वेक्टर्स, तीनों में से सिर्फ एक ही के बारे में हमको पता है कि वो 10 न्यूटन है, बाकी के बारे में हमें थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन, जैसे बी की डायरेक्शन कौन सी है, सी की डायरेक्शन कौन सी, बस सिर्फ इतना पता है। बट आपसे बोल दिया गया कि भाई ए बी सी का सम 0 है, तो बताओ बी एंड सी क्या होना चाहिए। तो हम क्या करें? हाँ? तो ये कंपोनेंट वेक्टर निकालें, उसके बाद उसमें वैल्यू रखें 10 न्यूटन। देखो, सबसे अच्छी एनालिटिकल अप्रोच तो यही होती है कि अगर आपको क्लास में कुछ भी पढ़ाया जाए और उसके बाद कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, तो ये चीज तो आपको समझ ही जाना है कि उसी पे बेस्ड होगा, है ना? तो ये पहला स्टेप था, इसमें जो है शुभंकर ने एकदम सही जवाब दिया है कि कंपोनेंट पे ही बेस्ड होगा क्वेश्चन। अब करना कैसे है ये भी सोचो। देखो कंपोनेंट करते हैं, चलो ठीक है। तो 2 मेथड्स मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, उसमें से फर्स्ट मेथड है क्या, मैंने देखा कि यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है कि ए बी एक्स वाई एक्सिस के अलोंग है, और एक्स वाई एक्सिस के अलोंग हमें यूनिट वेक्टर्स पता होते हैं। सी वाला वेक्टर कहीं मिडवे है ना, नेगेटिव एक्सिस से नेगेटिव एक्सिस के बीच में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसके कंपोनेंट कर दूं, तो मैंने इसके कंपोनेंट करने की सोची। ये लो, सेम प्रोसेस फॉलो कर रहा हूं मैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, देन इसके कंपोनेंट। फर्स्ट कंपोनेंट ये मुझे दिख रहा है, और एक कंपोनेंट ये मुझे दिख रहा है। करेक्ट है? जब आप इस तरह से इसके कंपोनेंट कर देंगे, देन ये ओरिजिनल वेक्टर तो अब एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि इसके हो चुके हैं कंपोनेंट। और इसका जो इधर वाला कंपोनेंट है, एंगल के बगल वाला कंपोनेंट है, ये होगा c cos 60। बोलो ठीक है भाई? और जो इधर Yes, कंपोनेंट होगा, ये होगा c sin 60। ठीक है ना? यही कह रहा था ना सुमंगल, कंपोनेंट कर दिए। अब सिचुएशन sir. हैंडल करने लायक दिखने लगी है। आपको क्या दिख रहा है कि भाई इनका सम 0 है, मतलब इनका रिजल्टेंट 0 है। वो तो तभी हो सकता है ना, जब और केवल जब ये दोनों वेक्टर आपस में कैंसिल आउट हो जाए, एंड सेम मैनर में ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाए। समझ रहे हैं आप बात? Yes, कौन sir. से? ये दोनों Yes, आपस में कैंसिल आउट हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो रिजल्टेंट हो गया 0। तो क्या करें? तो आप बोलोगे फॉर द रिजल्टेंट टू बी 0, c sin 60 इक्वल होना चाहिए a के मैग्नीट्यूड के, दैट इज 10 न्यूटन के। डायरेक्शन में तो ऑपोजिट है ये दोनों, मैग्नीट्यूड में इक्वल हो जाएंगे तो दोनों एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देंगे, रिजल्टेंट इन दोनों का 0 आएगा। तो c इंटू रूट 3 बाई 2 10, c इज इक्वल टू 20 बाई रूट 3। c की वैल्यू हमें पता चल गई है, ठीक है। b की वैल्यू निकालने के लिए अब हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, दोनों ऑपोजिट है डायरेक्शन में। मैग्नीट्यूड में अगर इक्वल हो गया तो अगेन इनका इफेक्ट कैंसिल हो गया, रिजल्टेंट 0। तो c cos 60 इज इक्वल टू b। c की वैल्यू 20 बाई रूट 3, cos 60 की वैल्यू 1 बाई 2 इज इक्वल टू b। b की वैल्यू मुझे मिल रही है यहाँ पर 10 बाय रूट 3। करेक्ट है ना? Yes, sir. तो भाई मुझे c की वैल्यू चाहिए थी, b की वैल्यू चाहिए थी, a की वैल्यू तो पता ही थी। अब बताओ, कुछ भी नहीं बचा, हो गया। ठीक है। सेकंड मेथड क्या हो सकता है सर? सेकंड मेथड क्या था? सेकंड मेथड को मैं आपको समझाता हूँ, बस जस्ट मेरा टाइम भी हो गया है, तो एकदम ध्यान देते रहिए बस थोड़ा सा। हाँ देखो 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 देखो, सेकंड मेथड क्या है? स्क्रीन आ रही है ना सबको? ओके। यहाँ पर एक थ्योरम है जिसको हम लगाते हैं, विच इज कॉल्ड लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम है, आप इसको मान सकते हैं कि हम क्वेश्चन कर रहे हैं, या फिर आप इसको ये भी मान सकते हैं कि हम एक नई कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं। लामीज थ्योरम क्या है? लेट किसी पॉइंट पे 3 फोर्सेस एक्ट कर रहे हो। लामीज थ्योरम क्या कहती है, पहले मैं वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 3 फोर्सेस एक्ट कर रहे हो किसी पॉइंट पर। लेट ये कोई भी डायरेक्शन हो सकती है इनकी, मुझे क्या पता, मैं तो रैंडमली
डायग्राम दिखा रहा हूँ आपको कि लेट ये फोर्स है F1, ये है F2, ये है F3, ठीक है। बाकी के दोनों जो फोर्स यहाँ पे इन फोर्सेस के बीच में एंगल्स भी कुछ गिवन है, ये है लेट अल्फा, ये है बीटा, ये है गामा। मैंने अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी चूज कर लिया यार, ठीक है ना। अल्फा बीटा गामा ये इनके बीच के। सो अकॉर्डिंग टू लामीज थ्योरम F1 अपॉन साइन ऑफ द एंगल, देखो F1 अपॉन, चेंज करूंगा थोड़ा सा एंगल्स, अच्छी राइमिंग हो इसके लिए, ठीक है। अल्फा बीटा गामा ऐसे ड्रॉ किया है। तो F1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ द एंगल जो बाकी के दोनों फोर्सेस के बीच में है, दैट मीन अल्फा। F2 divided by the sine of the angle between other two forces, that is beta, and F3 divided by the sine of the angle between other two forces, that is gamma. ये तीनों आपस में इक्वल होंगे अकॉर्डिंग टू लामीज थ्योरम। अगर इक्विलिब्रियम है तो ये कब वैलिड है? व्हेन F1, F2 और F3 इन तीनों का सम 0 है तो ये रिजल्ट वैलिड है। समझ रहे हैं आप बात? ठीक है। तो आप अगर देखो तो इस सिचुएशन में हम इस चीज को भी सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पर जो सिचुएशन आपको दी गई थी, क्वेश्चन पे आते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने समझा है इसको मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि मुझे ये सिचुएशन गिवन थी ना, मुझे गिवन था कि ये है बी, ये है ए, ठीक है, और यहाँ पर है सी। एंगल्स देखो, ये एंगल जो था ये था 60 डिग्री, तो ये 30 प्लस 90 120 हो गया। स्क्रीन फ्रीज हो गई। सर स्क्रीन फ्रीज है। अच्छा 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 अच्छा, बहुत देर से होता है। ठीक है, ये है 120 डिग्री, ये एंगल कितना है? ये 60 प्लस 190 150, और ये जो सी है ये एंगल कितना है? ये है 90 डिग्री। तो क्या लिखूंगा मैं? ए लामीज थ्योरम के अकॉर्डिंग ए डिवाइडेड बाय साइन 120 is equal to b divided by sin 150 degree and c divided by sin 90 डिग्री। आप चाहो तो इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करके भी आप आंसर लिख सकते हो, एबीसी की वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। ठीक है ना, समझ रहे हैं? ये एक ही लाइन में आपको आंसर दे सकता है ये वाला मेथड। ठीक है।